सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 11 एक दल के प्रभुत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? उत्तर कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न क्रमांक 4, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? उत्तर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न क्रमांक 6, सी राजगोपालाचारी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर स्वतंत्र पार्टी। प्रश्न क्रमांक 7, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न क्रमांक 8, ईवीएम का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब किया गया? उत्तर 1982 में केरल विधानसभा के उपचुनाव में। प्रश्न क्रमांक 9, एम के डांगे किस दल के नेता थे? उत्तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 10, किस रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 11, सन 1967 तक भारत की दलीय व्यवस्था कैसी थी? उत्तर एकल प्रभुत्वशाली। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था कैसी है? उत्तर बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 13, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए? उत्तर मोरारजी देसाई। प्रश्न क्रमांक 14, इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? उत्तर गरीबी हटाओ। प्रश्न क्रमांक 15, जनसंघ ने कौन सा नारा दिया था? उत्तर एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? उत्तर राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें इन कारणों से पड़ती है। पहला, राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल सरकार व जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तीसरा, विपक्षी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की तानाशाही पर रोक लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रजातंत्र शासन किसे कहते हैं? उत्तर लोकतंत्र या प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है। प्रश्न क्रमांक 3, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यह कितनी अवधि में बना? उत्तर भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। प्रश्न क्रमांक 6, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? उत्तर प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। आम बोलचाल में प्रथम आम चुनाव 1952 ही कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रथम आम चुनाव में किस दल की सरकार बनी? उत्तर प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रश्न क्रमांक 8, प्रथम आम चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल कौन कौन से थे? उत्तर प्रथम आम चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल पहला कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा सोशलिस्ट पार्टी थे। प्रश्न क्रमांक 9, द्वितीय व तृतीय आम चुनाव कब हुए? इसमें किस पार्टी की सरकार बनी? उत्तर द्वितीय आम चुनाव 1957 में एवं तृतीय आम चुनाव 1962 में हुआ। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रश्न क्रमांक 10, द्वितीय आम चुनाव के समय किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? उत्तर द्वितीय आम चुनाव 1957 में केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर गैर कांग्रेस सरकार बनाई। प्रश्न क्रमांक 11, एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर वे देश जहां एक ही दल होते हैं, दूसरे दल नहीं होते, जैसे सोवियत संघ, चीन आदि देशों में एक ही दल कम्युनिस्ट पार्टी ही है। प्रश्न क्रमांक 12, द्विदलीय व्यवस्था वाले 2 देशों के नाम लिखिए। उत्तर द्विदलीय व्यवस्था वाले 2 देशों के नाम, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न क्रमांक 13,
बहुदलीय व्यवस्था वाले दो देशों के नाम लिखिए। उत्तर, बहुदलीय व्यवस्था वाले दो देशों के नाम, पहला भारत और दूसरा फ्रांस। प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक व विचारात्मक बन गई थी क्योंकि इसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे। पहला, कांग्रेस में अंग्रेजीदा, अगड़ी जाति, उच्च मध्यम वर्ग व शहरी अभिजन का बोलबाला था। दूसरा, कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे व गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग व जाति सबको जगह मिली हुई थी। तीसरा, इसका नेतृत्व भी केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित न रहकर खेती किसानी करने वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुख करने वाले सभी लोगों तक विस्तृत हुआ। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारा की उपस्थितियां, पहला, स्वतंत्रता पूर्व बहुत सी पार्टियां व संगठन अपनी विचारधाराओं व स्वरूप के साथ कांग्रेस में समाहित थे। दूसरा, इसमें से कुछ पार्टियां कांग्रेस से अलग हो गई, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बाद में विपक्षी पार्टी बन गई। प्रश्न क्रमांक 2, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1967 तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही और पूरे देश में इसका दबदबा था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। कांग्रेस के प्रभुत्व को देखते हुए अनेक विचारकों ने इसे एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था वाला देश कहा। कांग्रेस ने एकल आधिपत्यशाली होने के बावजूद भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं डाला, क्योंकि पहला, स्वाधीनता संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका सर्वोच्च रही। इस कारण स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस की स्थिति दूसरे दलों से ऊपर बनी रही। दूसरा, भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते थे और जनता का समर्थन जिस दल को प्राप्त होता था उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। तीसरा, कांग्रेस विभिन्न हितों का गठबंधन था, जिसमें विभिन्न धर्मों व रिवाजों को मानने वाला वर्ग शामिल होता था, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती थी। चौथा, पंडित नेहरू प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को भी सरकार में मंत्री पद दिया। यह लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान था। पांचवा, कांग्रेस पार्टी में भी अनेक नेता थे जो प्रधानमंत्री व उसकी नीतियों की आलोचना करते थे और पंडित नेहरू ससम्मान उन्हें महत्व देते थे। इस तरह आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में भी था। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि एकल पार्टी प्रभुत्व के बाद भी भारतीय लोकतांत्रिक चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम आम चुनाव के समय चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए पूरे देश में निर्वाचन कराया जाना था। इसके लिए चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। भारत के विशाल क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक कठिन कार्य था। जो मुख्य परेशानियां थी वह यह थी, पहला, चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। दूसरा, मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की मतदाता सूची बनाना। तीसरा, मतदान की पद्धति के बारे में निर्णय लेना, क्योंकि मतदाताओं में से मात्र 15% ही साक्षर थे। चौथा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंतर्गत महिला व पुरुष दोनों को मताधिकार देना था। प्रश्न क्रमांक 4, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को लिखिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार है। पहला, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन कराना। तीसरा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना। चौथा, कर्मचारियों पर नियंत्रण। पांचवा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। छठवां, दलों व स्वतंत्र प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। सातवां, निर्वाचन की तिथियां और कार्यक्रम घोषित करना। आठवां, चुनाव खर्चों की जांच करना। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य, निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है।
प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाता है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों की स्थापना और मतपेटियों की सुरक्षा आदि अन्य कार्य भी निर्वाचन आयोग ही करता है। प्रश्न क्रमांक 5, मतदान के बदलते तरीके का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान तक मतदान के तरीकों में व्यापक परिवर्तन आया है। प्रथम चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर एक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाती थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम व चिन्ह होता था। प्रत्येक मतदाता को एक कोरा मतपत्र दिया जाता था, जिसे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल देता था। 1957 में भी इसी पद्धति से चुनाव हुआ। उसके पश्चात यह तरीका बदल दिया गया। अब मतदान केंद्र पर एक ही मतपेटी रखा जाने लगा तथा मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम व चिन्ह अंकित किया जाने लगा। इस पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चिन्ह के सम्मुख मत अंकित करता था। इस पद्धति से 40 वर्षों तक चुनाव होते रहे। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग केरल के एक विधानसभा में 1982 में प्रयोग के रूप में लागू किया गया। 2004 से पूरे देश में ईवीएम उपयोग किया जाने लगा। चुनाव के कुछ पार्टियों एवं व्यक्तियों द्वारा ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा। इन्होंने इसके हैकिंग होने का व किसी का वोट दूसरे में जाने की बात कही, परंतु निर्वाचन आयोग इसे सिद्ध करने के लिए कहने पर कोई भी सामने नहीं आया। परंतु निर्वाचन आयोग ने विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2013 में निर्वाचन नियमों का संचालन 1961 को संशोधित करते हुए आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने में सक्षम बनाने अधिसूचना जारी की। आयोग ने नागालैंड विधानसभा के नाक्सेन निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2013 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया। प्रश्न क्रमांक 6, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रथम आम चुनाव में सभी को यही आशा थी कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था और स्वाधीनता संग्राम भी इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। जब परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत हासिल हुआ। लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। मद्रास, उड़ीसा व श्रावणकोर, कोचीन, वर्तमान में जिसे हम केरल कहते हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस को ही बहुमत हासिल हुआ। द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें लोकसभा के 494 सीटों में से 371 सीट पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी रही। तीसरा स्थान सोशलिस्ट पार्टी ने प्राप्त किया। तृतीय आम चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें लोकसभा की 494 सीटों के निर्वाचन में कांग्रेस ने 361 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट पार्टी रही, परंतु इस चुनाव में पहली बार स्वतंत्र पार्टी ने भी 18 सीटें प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 7, 1952 से 1967 की अवधि में भारत की राजनीति में कांग्रेस के वर्चस्व के बावजूद विपक्षी पार्टियों का तालमेल था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1952 से 1967 की अवधि में भारतीय राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व अवश्य था, लेकिन इस समय की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में मतभेदों के बावजूद आपसी सद्भावना का वातावरण विद्यमान था। लोकसभा में बहस व वाद विवाद का स्तर भी बहुत ऊंचा था। इसी कारण पहले चुनाव के बाद नेहरू के नेतृत्व में बने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विपक्ष के नेताओं को, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी शामिल किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी विचारधारा से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने समाजवादी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण को भी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए प्रतियोगिता तीव्र होती गई, विभिन्न दलों और विभिन्न नेताओं के बीच आपसी सद्भावना भी कई बार व्यक्तिगत आरोपों व प्रत्यारोपों के बीच सीमित हो जाती है तथा राजनीतिक वाद विवाद वास्तविक मुद्दों व समस्याओं से दूर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, राज्य स्तर पर कांग्रेस का वर्चस्व कम होने पर कामराज योजना लागू किया गया, स्पष्ट करें। उत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम 3 चुनाव में केंद्र में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, परंतु राज्यों में धीरे धीरे गैर कांग्रेसी शासन का उदय होने लगा। 1957 में दूसरे आम चुनाव में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, परंतु 1959 में वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर उसे अभ्यस्त करा दिया गया।
1959 में राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाकर कांग्रेस के सामने चुनौती पेश की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं था, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधिपत्य था। 1962 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की स्थिति पहले के समान मजबूत रही, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई। इससे चिंतित होकर नेहरू ने अपने कुछ मंत्रियों तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से हटाने की योजना बनाई, जिसे 1963 में कामराज योजना के माध्यम से लागू किया गया। कामराज ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके वरिष्ठ नेतागण सरकार छोड़कर संगठन में काम करें। 1963 में दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को पास किया। इसके बाद 6 केंद्रीय मंत्रियों तथा 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना त्यागपत्र दिया, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।